अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है विल्सन डिज़ीज़। इसका दूसरा नेम जो है वो है हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। केस है हमारा 10-year old बॉय है विद डिफ़िकल्टी इन स्पीच, एबनॉर्मल पोस्चरिंग, डिटोरेटिंग स्कूल परफॉर्मेंस. Further investigation reveals Kayser-Fleischer ring. On slit lab examination, on investigation, serology of Hep B, C and D are negative. इसमें देखें कि ये जो डिफ़िकल्टी इन स्पीच है, एबनॉर्मल पोस्चरिंग है और डिटोरेटिंग स्कूल परफॉर्मेंस से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। और साथ में इन्वेस्टिगेशन पे स्लिट लैब एग्जामिनेशन पे हमें केसर-फ्लेशर रिंग मिले हैं। तो ये टिपिकल सिनेरियो है विल्सन डिज़ीज़ का। स्टार्ट ऑफ द वीडियो पे मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस दिखाई थी जिसमें विल्सन डिज़ीज़ के वो पेशेंट्स हैं, उसमें कोरिया नज़र आ रहा है, एबनॉर्मल गेट नज़र आ रहा है और साथ में उनके ट्रेमर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। विल्सन डिज़ीज़ जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है कॉपर मेटाबॉलिज्म का और इसकी जो अक्रस है वो 1 in 30,000 लाइव बर्थ है। डिफेक्टिव जीन जो क्रोमोसोम नंबर 13 पर प्रेजेंट होती है वो किसके लिए कोड करती है? एक प्रोटीन होती है ATP7B जो कि बिलियरी कॉपर एक्सट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए ये कोड करती है। ये जो प्रोटीन है ये कॉपर की ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है तो उसकी वजह से कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है लिवर में, बेसल गैंग्लिया में, डेस्मोड मेम्ब्रेन में, किडनी में एंड बोन में। इसकी वजह से बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जो फ्री कॉपर होता है वो क्या करता है, वो डैमेज कैसे करता है, उससे वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ बाइंड करके फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होते हैं। अब हम कॉपर कहाँ से ले सकते हैं? फूड जो है उसके नट्स, फूड में नट्स, बीन्स एंड वीट, इन सब से हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर जो है ना वो लेते हैं। और भी फूड हैं जिससे हम कॉपर लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह हो गया। तो उसमें क्या होता है कि हम डेली इंटेक जो कॉपर की नॉर्मल एक इंसान करता है वो 1 to 2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से करता है। रिक्वायर्ड कॉपर जो होती है वो 0.75 मिलीग्राम होती है। एक्सेसिव कॉपर जो है वो 2 फॉर्म्स में एक्सक्रीट होती है। 90% जो है वो बाइल की फॉर्म में, फीकल कॉपर की फॉर्म में एक्सक्रीट होती है, 10% यूरिनरी कॉपर की फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। अब विल्सन डिज़ीज़ बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है और इसमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन जो है वो डिफेक्टिव होती है जिसकी वजह से एक्सेस कॉपर अक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरोसाइट्स हैं, वहाँ से पोर्टल वेन और पोर्टल वेन लीवर। तो लीवर का जो है अब ये कॉपर की एब्जॉर्प्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हुई एंटीरोसाइट्स, पोर्टल वेन और वो आगे लीवर में चलेगी। लीवर के जो हेपेटोसाइट्स हैं उसमें वो ATP7B ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसके साथ बाइंड कर जाती है। ATP7 प्रोटीन जो है उसके 2 काम है, एक या तो उसने वेजिकल की फॉर्म में कॉपर को एक्सट्रीट करना है या उसने एक प्रोटीन के साथ बाइंड करवा के कॉपर को एक्सट्रीट करना है। अब जो प्रोटीन होती है जिसके साथ वो बाइंड करवाती है वो होती है एपोसिरिलोप्लाज्मिन। एपोसिरिलोप्लाज्मिन के साथ 6 कॉपर मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं। 6 कॉपर मॉलिक्यूल्स जब एपोसिरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन के साथ लगते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन बन जाती है। अब सिरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है वो कॉपर को ब्लड में डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है। दूसरा ये वेजिकल्स की फॉर्म में बाइल के अंदर एक्सक्रीट होता है। यही लिखा हुआ है, देखिए, बाइंड्स कॉपर टू एपोसिरिलोप्लाज्मिन एंड गैदर कॉपर इनटू द वेजिकल्स फॉर एक्सोसाइटोसिस। अब विल्सन डिजीज़ में ये होता है ATP7B जो है वो डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एपोसिरिलोप्लाज्मिन से सिरिलोप्लाज्मिन नहीं बनती क्योंकि उसके साथ मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो वो सिरिलोप्लाज्मिन बनेगी। इसी वजह से ब्लड में हमारे पास सिरिलोप्लाज्मिन का लेवल कम होता है। दूसरा क्या होता है, वेजिकल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होती। एक्सेसिव कॉपर क्या करता है कि वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बाइंड करके फ्री रेडिकल्स जो है उनको जनरेट कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि सेल्स जो हैं उनकी लाइसिस स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं। फ्री कॉपर इंटरस्टिशियम में आ गया, वहाँ से वो ब्लड में चला गया और वहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया। तो बेसिकली यही पैथोजेनेसिस है विल्सन डिजीज़ की कि कॉपर, एक्सेसिव कॉपर की वजह से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उन्होंने सारा डैमेज करना होता है। अब इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। विल्सन डिजीज़ डिफरेंट ऑर्गन पे एक्ट करती है, रीनल पे एक्ट करती है, जिससे फेनिक-ट्री सिंड्रोम हो जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में वहाँ पे एक चैनल होता है उसको ये डैमेज कर देती है जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे होते हैं। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई पे हमें केसर-फ्लेशर रिंग मिल सकता है। CNS में अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है तो डिमेंशिया हो सकता है। बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करता है तो पार्किंसन लाइक मास्क लाइक फेसिस हो गया और ट्रेमर्स वगैरह वो आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि स्कूल परफॉर्मेंस बच्चे की डिक्रीज़ हो जाती है, बिहेवियर चेंजेस होती हैं एंड रेस्टिंग इंटेंशनल ट्रेमर्स, डिस्टोनिया, डिसआर्थरिया, एक्सेसिव सेलिवेशन,
ब्लड में क्या करती है कि कॉपर जो है उसकी जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आरबीसीज की लाइसिस शुरू कर देते हैं। जब आरबीसीज की लाइसिस शुरू कर देते हैं तो उस हेमोलिसिस शुरू हो गई, उसकी वजह से आरबीसीज कम हो जाते हैं और हीमोलिटिक अनीमिया के साइंस आ जाते हैं। बोन में आर्थराइटिस वगैरह कॉज कर सकती है और लिवर में हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस और सिरोसिस कॉज कर सकती है। हेपेटोमेगली भी कॉज कर सकती है। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर कोई बच्चा 3 ईयर से ज़्यादा की एज का है और उसमें ये सारे चीज़ें हैं ना, तो आपने क्या करना है, विल्सन डिजीज़ को हमेशा कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, अनएक्सप्लेन एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ अननोन कॉज, एक्यूट हेमोलिसिस, साइकेट्रिक इलनेसेस, बिहेवियर चेंजेस, फैनकनी सिंड्रोम, अनएक्सप्लेन बोन ऑस्टियोप्रोसिस, फ्रैक्चर्स और मसल डिजीज़, कुछ भी मसला है तो आपने विल्सन डिजीज़ के मेटाबॉलिज्म जो है उसके इंडिसेस जो होते हैं उसको स्टडी ज़रूर करना है। अब क्या होता है कि ये देखें, स्लिट लैप एग्जामिनेशन में हम देख रहे हैं ये आयरिस है और इसके ऊपर ये कॉर्निया है, इसकी जंक्शन के ऊपर ये ब्राउन बैंड जो बना हुआ है ना सर्कुलर, ये होता है विल्सन डिजीज़ का वो एक मार्क होता है, इसे कहते हैं केसर फ्लेशर रिंग। अप टू 50% जो यंग पेशेंट्स होते हैं विद लिवर डिजीज़ में एब्सेंट होता है, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो 90% ये प्रेजेंट होगा, तो ये आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा हम डायग्नोसिस में विल्सन डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उसमें सिरुलोप्लाज्मिन लेवल करवा सकते हैं, एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन करवा सकते हैं, कॉपर एक्सक्रीशन, सीरम कॉपर देख सकते हैं, लिवर बायोप्सी में जो है लिवर के अंदर जो डिपॉजिटिक कॉपर है उसको दे सकते हैं, कूम्स टेस्ट हम करवा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब सिरुलोप्लाज्मिन लेवल नॉर्मली लेस देन 20 होता है, अगर सिरुलोप्लाज्मिन लेवल ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हमने विल्सन डिजीज़ को एक्सक्लूड कर देना है। क्यों? क्योंकि विल्सन डिजीज़ में कॉपर डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। और यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन जो है वो भी एलिवेटेड होती है, इसमें मतलब ग्रेटर देन 1.6 माइक्रोमोल पर 24 आवर्स होती है। पेंसिलामाइन बेसिकली क्या होता है, पेंसिलामाइन जो है ये चैलेंज टेस्ट, ये चिलेटिंग एजेंट है, ये कॉपर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। तो अगर अंदर कॉपर ज़्यादा होगा तो बाहर ज़्यादा एक्सक्रीट होगा ना, तो हमने क्या करना है कि हमने पेंसिलामाइन चैलेंज टेस्ट देना है, 500 मिलीग्राम ऑरली देना है। 24 आवर्स में आपने यूरिनरी कॉपर जो है उसकी मेजरमेंट करनी होती है और आफ्टर 12 आवर्स आपने देखना है। अगर ग्रेटर देन 1600 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स है तो ये डायग्नोस्टिक होता है विल्सन डिजीज़ के लिए। सीरम कॉपर जो है वो ग्रेटर देन 1.6 माइक्रोमोल पर लिटर होना चाहिए। अब लिवर की बायोप्सी करें तो नॉर्मली कॉपर लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ लिवर होता है, लेकिन विल्सन डिजीज़ में ये 250 माइक्रोग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी कूम्स नेगेटिव हीमोलिटिक अनीमिया आप दे सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर देखें तो सबसे पहले, क्योंकि हमने इसकी मैनेजमेंट में 3 चीज़ों को ज़हन में रखना है। एक तो हमने इसकी इंजेक्शन कम करनी है विल्सन डिजीज़ में, क्योंकि कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है, कॉपर की इंजेक्शन कम हो गई। दूसरा, इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए या फिर इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो ये 3 चीज़ें हमने करवानी होती हैं। इंजेक्शन कम करने के लिए ये जो हमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स, मशरूम्स, चॉकलेट्स वगैरह बहुत पसंद हैं, ये क्या होते हैं कि रिच इन कॉपर होते हैं, तो हमने ये अवॉइड करने हैं। दूसरा, हमने क्या करना है कि ड्रग्स में हमने पेंसिलामाइन हो गया, ये चिलेटिंग एजेंट ट्रायंटीन हो गया, ये एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, तो हम पेंसिलामाइन दे सकते हैं। पेंसिलामाइन चिलेटिंग एजेंट जो है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इसका रिक्वायर्ड होता है और इसमें क्या होता है कि हमने 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देना होता है, या ट्रायंटीन दे सकते हैं। पेंसिलामाइन की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, तो आपने साथ में विटामिन B6 भी देना होता है। अमोनियम टेट्राथायोमोलिबिडेट भी दे सकते हैं 120 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। जिंक एसीटेट जो होता है ये बेसिकली कॉपर की एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको डिक्रीज़ करता है, तो ये भी हम दे सकते हैं। इसको हमने 20 to 50 मिलीग्राम ओरली 3 टाइम्स डेली हमने देना होता है। बाकी अगर लीवर डैमेज हो गया है, सिरोसिस हो गया है, तो हमने लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर देनी होती है। अब क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो सिबलिंग्स की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़ हो सकता है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो सकता है, हिपैटिक कोमा, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन, डेथ इन अनट्रीटेड पेशेंट और एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है। प्रोग्नोसिस में अगर तो आपने अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया है तो फिर तो प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है, लेकिन अगर अनट्रीटेड रह गया तो पुअर प्रोग्नोसिस है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस की पुअर प्रोग्नोसिस है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज इसमें परमानेंट होता है। सारे सिबलिंग्स जो उनके इमीडिएटली आपने स्क्रीन करना है। होमोजाइगोट जो सिबलिंग्स हैं उसमें आपने कॉपर चिलेशन या जिंक एसिडेट थेरेपी ज़रूर देनी है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। इवन अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक को तो देनी ही देनी है। अब एक पोएट कहते हैं कि आइज़ आर विंडो टू द सोल, बट हम डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइज़ आर द विंडो टू डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज़ लाइक विल्सन डिजीज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब कर देना है चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरा,
अगर आप किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगला लेक्चर हम उसी पे देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।